नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया का बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 2। इससे पहले एक करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 एवं 3। बच्चों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी और जनजातियों के लिए भी, दलितों के लिए नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। हमारे संविधान में स्त्रियां, बच्चे एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार में। भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति ऐसे विषय है जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, बीमा। बीमा, जनगणना आदि संघ सूची के विषय है, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा बी, शून्यकाल। शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि शेष सभी में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, इन लोगों में। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सही है। दिए गए विकल्पों में कौन सही है। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा सभी। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट है, निम्न में से विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सही हो सकता है। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, ये गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी सही है। चौथा है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी सही है। अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो बी, पहला, तीसरा और चौथा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, संथाली। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं और 8 अनुसूची में निहित है। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में निहित है, 8 सूची में 8वीं अनुसूची में निहित है, और कितनी भाषाएं हैं, तो 22। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51(1) में। ये शब्द उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 48(a) में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 51 का में है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा।
भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत के राजस्व के व्यय के लेखा परीक्षण के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है कि जीवन मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आनुवंशिक विभिन्नता के। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय शक्ति। नाभिकीय शक्ति भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कुल 8 मिशन शामिल है कि राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास एवं पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय परिस्थितिया तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ये शामिल है 8 मिशन। नेक्स्ट है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सी, वंदना शिवा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक पर्यावरण से संबंधित है। इसके लेखक वंदना शिवा है और यह पुस्तक 2000 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चींटी, बिल्कुल नहीं, हिरन, ये सही है, बाघ नहीं, लोमड़ी नहीं, केवल 2। प्राथमिक उपभोक्ता के से तात्पर्य है शाकाहारी प्राणी से है। दिए गए प्रश्न में हिरन ही जो है प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 पार्टी। 10 अप्रैल 2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और CPIM। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा सी, केरल में है। कोल्लम जिला केरल में स्थित है और यह जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक का लॉन्च किया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 13वां है। वर्ल्ड, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13वां। 10 मार्च 2023 को IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 10वें संस्करण को जारी किया गया और इसमें भारत का स्थान जो है 13वें स्थान पे है और पहले स्थान पर अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 5.9% और 2024 के लिए 6.3% अनुमानित की गई है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, टेरॉन 1। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को फ्लोरिडा अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया है। यह रॉकेट 110 फीट लंबा एवं 7.5 फीट व्यास वाला है। नेक्स्ट है भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? आंसर हो जाएगा बी, एयरटेल। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई। इस सेवा को शुरू करने वाला पहली भारतीय कंपनी एयरटेल है तथा इस सेवा का सबसे पहले गुजरात में शुरू किया गया। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा बी, 200। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें संस्करण का परिणाम जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 हो गई। कितनी हो गई? 3167 हो गई है। 2018 में 2967 थी, यानी 200 की वृद्धि हुई है। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता ओम प्रकाश मित्रबाल का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ए, निशानेबाजी से है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से अचंत शरद कमल को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। और अर्जुन अवार्ड 2022 विजेता ओम प्रकाश मित्रबाल का संबंध निशानेबाजी से है।
80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ए, ऑस्टिन बटलर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। इनसे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमीद थे। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पाद में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन, भारत, जापान। मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें कच्चे इस्पात के उत्पाद में चीन पहले स्थान पे तथा भारत एवं जापान क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में किया गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देशों के मध्य किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन मार्च 2023 में भारत तथा सिंगापुर के मध्य हुआ। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत पहली बार 2005 में हुआ था। इस बार यह जोधपुर में संपन्न हुआ। कहाँ? जोधपुर में संपन्न हुआ। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा बी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है। 4,70,80,514 है, सबसे ज़्यादा है। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? लंपी प्रोवैक, और इसका आंसर हो जाएगा ए, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यह टीका त्वचा रोग से पशुओं को बचाव करेगा। इसे केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा ए, सही। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों के कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, 64.03%। 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के लिए हुए मतदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार के रूप में कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों को। कैटालिन कारिको को और ड्रू बिस्मैन को। कैटालिन कारिको को और ड्रू बिस्मैन को। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 60,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए आवंटित की गई है। और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ आवंटित की गई है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा सी, 2025 तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, तरुण पिथोड़े। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक तरुण पिथोड़े। बागी बलिया पुस्तक के लेखक सत्य व्यास हैं। और पागलखाना पुस्तक के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी हैं। और सूर्यवंशम पुस्तक के लेखक है शिव शंकरी। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 के खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 1975 को। भंडारण समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा पूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए करदाता पर लगाया जाने वाला कर है। इसके निम्न उदाहरण हैं, जैसे सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी आदि, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त ब्याज योजना की सिफारिश किस समिति ने की है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चलैया समिति ने। चलैया समिति ने सर्वप्रथम छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश की थी
कर ढांचे में सुधार के लिए चिलैया समिति का गठन कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था। नकदी लेन देन का सिद्धांत किसने दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फिशर ने। नकदी लेन देन का सिद्धांत का प्रतिपादन फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य दिया था। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छठा। अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज 1970 में पी पेंथेलर ने की थी और पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है और आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्राह्मण में गंधर्व, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु आदि में राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मण है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। अगला है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर हो जाएगा बी, विजयसेन से। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजयसेन से है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हाफ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का दर कुल उपज का 50% था और इसी के शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कितने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बुक्काबन ने। बुक्काबन ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर सेकंड ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और देवराज सेकंड को गजबेटकर यानी हाथियों के शिकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? औरंगजेब द्वारा, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1679 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः 1679 ईस्वी में लागू किया गया था। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। 1757 से 60 एवं पुनः 1765 से 67 तक रहा था उनका कार्यकाल। इसने ही बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, उसके बाद तंजौर। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में और अवध 1801 में। और ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह, आंसर हो जाएगा ए, बिहार एवं झारखंड से संबंध है। पहाया यानी पहाड़िया विद्रोह का संबंध भागलपुर बिहार और संथाल परगना झारखंड से। इस विद्रोह का नेतृत्व तिलक मांझी ने 1799 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? आंसर हो जाएगा ए, कर्नल नील ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था, जबकि इसे ब्रिटिश नायक कर्नल नील ने दबाया था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 ईस्वी में। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार का 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरी कहानी। यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। मेरी कहानी पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 43वां अधिवेशन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 41वां अधिवेशन में। 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था
और जबकि सर्वप्रथम महिला द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, और 41वां 1925 में सरोजिनी नायडू के द्वारा कहाँ, कानपुर में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस की क्रांति का ये प्रमुख नारा था, जिसे 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बल और भार। बल और भार दोनों भौतिक राशियों की इकाई समान होती है। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सही समीकरण को दर्शाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा इक्वल टू स्थिति ऊर्जा होती है। यह समीकरण सही दर्शाती है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है? आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है ये बर्नौली का प्रमेय। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा बी, हवा का दबाव। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ए, धनात्मक होनी चाहिए। किसी वस्तु की आभासी और सीधी छवि प्राप्त करने के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होनी चाहिए। कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं, तब दिए गए विकल्प एक गलत है और अन्य विकल्प जो है ये सही है। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये दोनों सही है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, तन्यता। धातुओं के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता तन्यता कहलाती है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जल शोधन में? और इसका आंसर हो जाएगा सी, विपरीत परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देगा, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सिरका। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा यानी अम्लीय होगा, वह नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो सिरका नीले लिटमस को लाल कर देगा। आप इस तरह याद रख दीजिएगा। एक नाम याद रखिएगा, अनिल। अनिल में अ जो है ये अम्ल है, और नी से क्या होगा, नीले लिटमस, ल से लाल, यानी नीले से लाल कर रहा है कौन, अम्ल कर रहा है। इससे आप याद रख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। तत्वों FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, हेलोजन के नाम से जाना जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हेलोजन के नाम से। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हैबर प्रक्रिया से होता है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, कवक से। कवक यानी कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जल। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्लेन कायमा। पौधों में लचीलापन का गुण अस्थायी ऊतक कार्लेन कायमा ऊतक के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न अंगों में बिना टूटे एक लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। अगला है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, XY। पुरुषों में यौन गुणसूत्र में XY समूह होता है, जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है, और मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विखंडन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बड़ी आंत। बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह भाग जो शरीर के कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करता है, जैसे हृदय, रक्त, धमनियां। अगला है, निम्नलिखित में से किन पौधों की जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है।
स्पाइरोगायरा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1, सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। एक तरफ जलप्रपात है और यह किस राज्य में है ये देखना है। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो वो है गोवा में। बरकाना जलप्रपात कहाँ है, तो वो है कर्नाटक में। और दुदुम्बा यानी डुडुम्बा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में। आंसर 2। आप किलियूर कहाँ है, तो यह है तमिलनाडु में। किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 3 2 1। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रेट निकोबार में स्थित है। नीचे दी गए सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। एक तरफ भौगोलिक लक्षण है, दूसरी तरफ भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है। तो आइए देखते हैं। सर्क जो है क्या है, वो हिमनद के निक्षेपण लक्षण है, 2 हो जाएगा। यारडांग जो क्या है, हिमनद के क्या है, अपर्दनी लक्षण है, हिमनद के निक्षेपण लक्षण नहीं है। सर्क जो है हिमनद के अपर्दनी लक्षण है। यारडांग जो है वो वायु के अपर्दनी लक्षण है, तो हो जाएगा वायु के अपर्दनी लक्षण 1 हो जाएगा। बरखान की बात हम करते हैं तो वायु के निक्षेपण लक्षण है, और जो ड्रमलिन है, ड्रमलिन जो है हिमनद के निक्षेपण लक्षण है, 2 हो जाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 4 1 3 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी स्वच्छ आसमान। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी सिंधु। पंचनद में सिंधु के बारे में किनारे पर स्थित 5 नदियां शामिल है, वे सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इनका उद्गम हिमालय से होता है, वे हैं रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और सेनाब, ये पंच नदी है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। आंसर हो जाएगा ए मलाज खंड। क्या हो जाएगा, मलाज खंड। लौह अयस्क खनन क्षेत्र बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में और मयूरभंज उड़ीसा है, जबकि मलाज खंड मध्य प्रदेश तांबा उत्पादक क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी मिजोरम का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही जवाब हो जाएगा ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ब्रिकफील्ड ये सत्य है, बाकी ये सब असत्य है। सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। बेंगुएला अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। क्षोभ मंडल का संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जो होती है वो जैसे बादल, आंधी, तूफान एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा बी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से गोवा तट को तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तट के तटीय क्षेत्र को केंद्रा तट, और मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तट को मलाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सही जवाब हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है, और इसका आंसर हो जाएगा सी जमशेद जी ईरानी। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया नहीं है। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स नामक बीमारी का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा सी एम पॉक्स दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है, सही जवाब हो जाएगा ए उड़ीसा का। दलखाई नृत्य उड़ीसा का है। चेरवा नृत्य मिजोरम का है। रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है। करगा कर्नाटक का है और करगम तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं, आंसर हो जाएगा सी फ्रांस से खरीदे गए हैं। और कितने खरीदे गए हैं, तो 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं, और ये समझौता हुआ था 2016 में। लुप्त संख्या बताना है कि क्या है, तो देखिए ये किस तरह के सीरीज में है। अगर हम देखा जाए तो 5 गुना 14 किया गया है, और उसके बाद इसमें से ऐड किया गया है कितना, तो 5 + 14। शुरुआत के दोनों को गुना किया गया है और ऐड किया गया है इन दोनों को जोड़ के, तो जो हमारा निकलेगा 14 गुना 5 70 हो जाएगा, प्लस 14 5 19 हो जाएगा 89। इस तरह सीरीज लाया गया है। दूसरा में क्या करेंगे, 7 गुना 8 प्लस 7 + 8 करेंगे, तो 8 7 56 हो जाएगा, और 7 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, = 71 हो गया। तीसरा में भी देखेंगे 11 गुना कुछ x होगा, प्लस 11 + x बराबर हमको लाना है 119, और x का जब निकालिएगा मान ये निकाल कर आएगा क्या है, तो ऑप्शन से उसे रख दीजिए, आंसर हो जाएगा 9A। अगला है संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16, 12, 8 समान है, क्योंकि संख्याओं का योग देखिए क्या क्या है इसमें। तो 12 प्लस 18 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। सी में भी है 16 प्लस 12 प्लस 8 बराबर 36। 9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। तो मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है कितना 9,000, दर दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष 4 महीना, 2.4/12 हो जाएगा, यानी 2.1/3 वर्ष हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि मिश्रण निकाल लीजिएगा फार्मूला से, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा सी 2253 रुपया। कितना हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वार्षिक देय जो 2253 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है, नाव को 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। शांत पानी में नाव की गति क्या है। नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है, एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। तो शांत पानी में नाव की गति क्या है। तो माना कि स्थिर पानी में नाव की गति x किलोमीटर पर घंटा है, तो 36/x + 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 किलोमीटर नदी की धारा की गति है, प्लस 36/x - 3। ये अगर हम कहते हैं विपरीत दिशा में चलने पर होगा, तो इन जोड़कर जो पूरा समय लगेगा वो है 9 घंटा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो मान लेकर के आएगा x का मान 2 आएगा, 9 और -1 होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा 9। स्थिर पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें से बताना है कि कितने त्रिभुज है। आप एक एक कर काउंट कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निकल के बता दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी 32। ये था एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।